Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. Dear students, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आज हम लोग आपका एसएसटी का जो कोर्स है वो धीरे धीरे करवा रहे हैं, क्योंकि अब आपके फाइनल एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तो आज हम लोग आपके लिए ले आए हैं एसएसटी का चैप्टर वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। और इस चैप्टर का मैं रिविजन वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी डिटेल्ड में जो है आपके लिए ऑलरेडी मौजूद है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका रिविजन वीडियो देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हो कि डेमोक्रेसी सिर्फ उतने तक ही सीमित नहीं है कि आप लोग जो है अपने रूलर्स को इलेक्ट करो। डेमोक्रेसी में रूलर्स को कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, और वर्क जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं डिफरेंट टाइप के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वो सब एक साथ जो है कनेक्ट होकर काम करते हैं। अब ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशन जो है काम करते हैं। हम लोग जो है डिसीजन समझेंगे, किस तरह से डिसीजन जो है इम्प्लीमेंट किया जाते हैं, किस तरह से डिसीजन जो लॉज हैं वो बनाए जाते हैं। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले इसकी हेडिंग है हाउ इज़ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। अब ये मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन में जो है चैप्टर एडिशनली आपका स्टार्ट होता है एक गवर्नमेंट ऑर्डर से, जो कि आया था 13 अगस्त 1990 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू करा था, जिसको हम लोग ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। और जैसे कि जैसे हर गवर्नमेंट ऑर्डर्स के पास कुछ ना कुछ नंबर होता है, वैसे इसके पास भी नंबर था 36012/31/90 EST SCT और डेटेड 3 अगस्त 2019 1990, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है किसने साइन करा था ये ऑर्डर, ये करा था जॉइंट सेक्रेटरी ने, ऑफिसर जो था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस। तो इसने जो है क्या करा था, ऑर्डर साइन करा था। अब दोस्तों ये ऑर्डर बहुत ही छोटा था और सिर्फ एक ही पन्ने का था, ठीक है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा हमारे स्कूल में डिफरेंट टाइप के नोटिस जो है दीवार में लगे रहते हैं, या फिर अगर आपके स्कूल में वो नोटिस सर्कुलेट होते होंगे पूरे स्कूल में, तो वो नोटिस भी जो है एक पन्ने के होते हैं। तो उसी तरह ये जो ऑर्डर था ये भी जो है एक पन्ने का ही डिसीजन था। और दोस्तों इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर जो है गवर्नमेंट हर दिन जो है डिसीजन आपकी करती है डिफरेंट मैटर्स में। लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कंट्रोवर्सी का जो है सोर्स बना, क्योंकि डिसीजन कैसे बना है कंट्रोवर्सी का सोर्स, ये हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो डिसीजन ये जो ऑर्डर था, ये ऑर्डर कहता क्या था, ये ऑर्डर डिसीजन आपका कहता था कि 27% वैकेंसी जो है सिविल पोस्ट में, यानी कि जो गवर्नमेंट पोस्ट है, सिविल पोस्ट यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह जो है, उसमें 27% जो वैकेंसीज हैं वो जो है किसके लिए रिजर्व रहेंगी, वो रिजर्व रहेंगी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, जिसको हम लोग SEBC के नाम से जानते हैं। SEBC अनदर नेम था फॉर दोज पीपल जो कि ऐसी कास्ट को बिलोंग करते थे जो कि बैकवर्ड कंसिडर की जाती थी, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। अब इस जॉब का बेनिफिट जो है, ये जॉब का जो बेनिफिट ऑफ द जॉब रिजर्वेशन कब तक अवेलेबल था, मतलब ऑलरेडी जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप को जो है रिसेंटली अवेलेबल था ही, और अब नई कैटेगरी भी आ गई थी जो कि थी SEBC। तो ओनली द पर्सन हु बिलोंग टू बैकवर्ड क्लासेस आर एलिजिबल फॉर दिस क्वाटा ऑफ 27% जॉब्स, ठीक है। और जो और लोग हैं वो इनके लिए नहीं आ सकते, ठीक है। अब डिसीजन हम लोग आते हैं डिसीजन मेकर में। ये तो डिसीजन आपका एक ऑर्डर था जो कि हुआ था इशू। अब हम आते हैं कि डिसीजन मेकर्स, किसने ये ऑर्डर किसने डिसीजन दिया, ठीक है। अब देखो डियर हु हैज डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम, क्लियरली सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय पर्सन हु साइंड द डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई ये जो इतना बड़ा ऑर्डर है सिर्फ एक इंसान ने ले लिया जिसने साइन करा उसको, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इसमें बहुत सारे लोग डिसीजन लगे थे, मेजर फंक्शनरीज ऑफ द कंट्री। अब कौन कौन से हमारी कंट्री के मेजर फंक्शनरीज हम लोग रिवाइज करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। हमको पता है प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी होती है कंट्री की। प्रेसिडेंट को डिसीजन हम लोग फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं। ये सारी तो कॉमन चीज़ है जनरल नॉलेज की जो आपको आती होंगी, ठीक है। अब डिसीजन नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल द गवर्नमेंटल पावर्स, ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन कैबिनेट मीटिंग्स, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट 2 हाउसेस। अब पार्लियामेंट जो है क्या कंसिस्ट करता है, एक तो प्रेसिडेंट होता है उसमें और 2 हाउसेस होते हैं। कौन कौन से, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ये चीज़ भी आपको पता होगी। प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स, और प्राइम मिनिस्टर के पास किसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, लोकसभा मेंबर्स में मेजॉरिटी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है। अब जो हम लोग आते हैं नेक्स्ट में
नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ऑफिस मेमोरेंडम डिएशन, आपको पता है कलिमिनेशन यानी कि किसका मिक्सचर था, लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स का। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है अपॉइंट किया था 1979 में। और ये कौन हेड कर रहा था, ये हेड कर रहे थे आपके बीपी मंडल। इससे डिएशन इसलिए हम लोग इसको पॉपुलरली मंडल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इनसे बोला गया था कि आप जो है कुछ क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की इन इंडिया में, और उनके लिए कुछ स्टेप सजेस्ट करो जो कि उनके एडवांसमेंट के लिए हम लोग ले सकते हैं। ये चीज़ इनसे बोली गई थी। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो कमीशन है इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी थी 1980 में, और मैं बहुत सारे रिकमेंडेशन इन्होंने रखे थे। उन्हीं में से डियर स्टूडेंट एक रिकमेंडेशन था कि 27% जो है गवर्नमेंट जॉब रिजर्व किसके लिए हो, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जो सोशली भी बैकवर्ड है और एजुकेशनली भी बैकवर्ड है, यानी कि एजुकेशन में भी वो बैकवर्ड है, सबसे कम लिटरेसी रेट उनका ही है, और सोशली भी बैकवर्ड वो माने जाते हैं, यानी कि समाज के लोगों द्वारा भी वो बैकवर्ड माने जाते हैं। उन लोगों के लिए डिफरेंट 27% गवर्नमेंट जॉब्स रिजर्व्ड हो, ये मंडल कमीशन ने जो है सजेस्ट करा। अब डिस्टन ये जो है बहुत बार जो है पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, और पार्लियामेंट की पार्टी जो है वो लगातार डिमांड कर रही थी कि भाई ये जो कमीशन का रिकमेंडेशन है इसका जो है बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। उसके बाद डिस्टन आपके आते हैं लोकसभा इलेक्शन। कब आते हैं लोकसभा इलेक्शन? 1989 में। अब इलेक्शन के मैनिफेस्टो में आपको पता ही है कि भाई इस समय सारी पार्टियां अलग अलग दावे करती हैं, तो इसी तरह डिस्टन जनता दल ने भी प्रॉमिस किया था कि अगर उनको वोट करा और उनको जिताया तो वो जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट करवा देंगे। तो जनता दल ने डिस्टन गवर्नमेंट बनाई, वो जीत भी गए, ठीक है। उनके जो लीडर थे वीपी सिंह, जिसको हम लोग कहते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर भी बने, और फिर उसके बाद सेवरल डेवलपमेंट फिर हुए। कैसे कैसे डेवलपमेंट मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले डिसीजन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, यानी कि उन्होंने बताया कि क्या इंटेंशन से गवर्नमेंट मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है। दूसरा डिसीजन 6 अगस्त 1990 में जो यूनियन ऑफ कैबिनेट है उन्होंने जो है फॉर्मल डिसीजन लिया इम्प्लीमेंट कराने के लिए रिकमेंडेशन को। और उसके बाद अगले दिन जो प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह हैं, यानी कि आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन्होंने जो है पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करा ये डिसीजन के बारे में एक स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है, दोनों हाउसेज में, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। उसके बाद ये जो डिसीजन था कैबिनेट का, ये कहाँ भेज दिया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में। और यहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर्स थे डिपार्टमेंट के, इन्होंने ऑर्डर ड्राफ्ट करा और कैबिनेट का डिसीजन भी इसमें लिखा, और मंत्री मिनिस्टर्स का जो अप्रूवल है वो भी इन्होंने लिया। और फिर जो ऑफिसर था इनका ही कोई एक, उसने जो है ऑर्डर साइन कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट आपका जो ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36012/31/90, ये जो है कब बॉर्न हुआ था? ये हुआ था 13 अगस्त 1990 में, यानी कि ये ऑर्डर आपका फाइनली हुआ था। अब डिस्ट्रिक्ट जब कोई ऑर्डर आपका हो जाता है तो फिर उसके बाद ये जो है बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में डिस्कस भी होता है ना, लोग अपने अपने विचार रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। तो बहुत सारे महीनों तक डिस्टेंस ये जो था बहुत ज़्यादा हॉटली डिबेटेड इशू था इन द कंट्री, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस होता था, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हुए। मैं आपको बताती हूँ। Newspaper and magazines were full of different views and opinions in this issue. It led to the widespread protest and country protests. Some were which violent. People reacted strongly because this decision affected the thousands of job opportunities. ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने अपने विचार लगे, क्योंकि डिस्टेंस ये जो है थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो थी लोगों से छीन रहा था। कैसे छीन रहा था? अब अलग अलग विचार के लोग होते हैं। कोई लोगों ने कहा कि भाई ये जो एग्जिस्टेंस था इनइक्वालिटीज़ का पहले के ज़माने में, जो डिफरेंट कास्ट को कहीं पे भी मतलब अनटचेबिलिटी वगैरह चीज़ें थी, तो ये करने से गवर्नमेंट ने अच्छा किया, उससे उनको जो है फेयर चांस मिल रहा है, उनको भी चांस मिल रहा है कि वो जो है जॉब कर सकते हैं, ठीक है, उनको डिस्क्रिमिनेशन का फेस नहीं करना पड़ेगा। ये तो था कुछ लोगों का सोचना। दूसरे लोगों ने ये सोचा कि भाई इससे तो ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों से छीन लेगा जो लोग बैकवर्ड क्लास के नहीं है, वो लोग को तो जॉब मिलेगी नहीं। जब अगर वो ज़्यादा एजुकेटेड भी हो, वो ज़्यादा नंबर भी ले आए, तब भी उनको जॉब नहीं मिलेगी अगर ऐसे ही सबको रिजर्वेशन देने लग गए तो। ये था कुछ लोगों का मानना। और कुछ लोग ये मानना था कि इसकी वजह से हमारी जो नेशनल यूनिटी है वो हैम्पर हो रही है, और जो हमारी एकता थी वो ख़राब हो रही है, और यहाँ पे हमारे बीच में डिस्टिंक्शंस पैदा किए जा रहे हैं। ये कुछ लोगों का मानना था। तो इस तरह के जो थे डिफरेंट लोगों के जो है व्यूज़ थे। लेकिन अब जो इतनी लड़ाई झगड़ा हुई, इसको रिजॉल्व कौन करेगा? इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास आते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट,
तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया सेटल्स द डिस्प्यूट। ठीक है, तो जो बहुत सारे लोग थे, एसोसिएशन थे, उन्होंने जो है एक केस फाइल कर दिया था इसका कोर्ट में, और उन्होंने अपील करी थी कोर्ट से कि इस ऑर्डर को जो है इनवैलिड डिक्लेयर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो केस था ये किसके अगेंस्ट था, इंदिरा शावने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस। और 11 जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो है ये आर्ग्यूमेंट सुने दोनों साइड से। एक साइड ने कहा कि भाई इसकी वजह से जो है फ़ायदा हो रहा है उन लोगों को जो बैकवर्ड क्लास थे, उनको पहले जो है जितनी उनकी अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पाई थी, अब उनको मिल रही है, इसकी वजह से उनको जॉब मिलेगी। दूसरी साइड लोगों का कहना ये था कि नेशनल यूनिटी को हैम्पर कर रहा है, डिस्टिंक्शंस पैदा कर रहा है, और जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं उनको भी बैकवर्ड क्लास के नहीं होने की वजह से जॉब नहीं मिल पा रही है ना। तो ये दोनों साइड के मुद्दे थे, इनको जो है 11 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के थे उन्होंने सुना, और फिर बाद में 1992 में जो ये ऑर्डर था इसको जो है वैलिड डिक्लेयर करा, इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करा, गवर्नमेंट ने वैलिड डिक्लेयर करा। लेकिन दूसरे पक्ष का भी बात सुनते हुए उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है उनको अपना ये ऑर्डर थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पर्सन जो है वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, बैकवर्ड क्लास के भी जो वेल टू डू हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा वगैरह है, उनको जो है ये जो जॉब रिजर्वेशन है इससे एक्सक्लूड करना है, यानी कि उनको इसका बेनिफिट नहीं देना है। ठीक है, और तो इससे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने जो है एक अनदर ऑफिस मेमोरेंडम जो है इशू करा 8 सितंबर 1993 में, और ये डिस्प्यूट जो है एंड हो गया था, और उसका फिर पॉलिसी तब से जो है डिस्प्यूट फॉलो होती जा रही है। तो ये तो थी रजिस्टर आपकी ऑफिस मेमोरेंडम की कहानी। अब हम आगे आते हैं, आगे रजिस्टर आपके यहाँ पे लिखा है नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की नीड क्या है, तो रजिस्टर देखो आपको ये तो एक एग्जाम्पल था कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। गवर्निंग देखो इतनी बड़ी डिजिटल कंट्री है, अब इसको गवर्न करने के लिए डिजिटल बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट को परफॉर्म करनी पड़ती है। जैसे गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होती है सिटीजन्स की सिक्योरिटी सिटीजन्स की जो सिक्योरिटी है वो भी गवर्नमेंट ही जो है इंश्योर करती है। फिर सेकंड थिंग डिजिटल है कि सबको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, एजुकेशन की, हेल्थ की, वो भी जो है गवर्नमेंट के खाते के अंदर ही होती है। उसके बाद टैक्स कलेक्ट करना और उस मनी को फिर अच्छी चीज़ों में लगाना, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये भी जो है डिजिटल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये जो फॉर्मुलेट कर और ये जो मतलब डिफरेंट टाइप की स्कीम्स वगैरह को इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है, तो कुछ लोगों को जो है डिसीजन लेने होंगे, है ना, कुछ लोगों को लॉज बनाने होंगे, डिसीजन लेने होंगे, कोई और लोगों को जो है इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाना होगा, और फिर बाकी के जो लोग हैं कोई तो ऐसा होना चाहिए ना इंसान देखने के लिए कि भाई क्या गलत है क्या सही है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए डिसीजन जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सो टू अटेंड ऑल दीज टास्क सेवरल अरेंजमेंट आर मेड इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, सच अरेंजमेंट आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो डिसीजन डेमोक्रेसी डिसीजन आपकी तभी अच्छी तरह काम करती है जब आपके सारे इंस्टीट्यूशन जो है वर्क करते हैं एक साथ अच्छी तरह से, जो भी फंक्शन इनको असाइन किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है कंट्री का वो ले डाउन करता है बेसिक रूल्स और रेगुलेशन जो इन इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो अब डिजिटल हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए। प्राइम मिनिस्टर आपको पता है, कैबिनेट, ये जो है इंस्टीट्यूशन, ये क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस ये लोग लेते हैं। फिर सिविल सर्वेंट हो गए आपके, वर्किंग टुगेदर, ये सारे लोग एक साथ काम करते हैं और आपके इसको डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। उसी तरह डिजिटल आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट डिजिटल इंस्टीट्यूशन है जो कि डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाता है सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में, और उनको फाइनली जो है सेटल बनाता है। ठीक है, अब डिजिटल यहाँ पे हम लोगों के पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। तो अभी डिजिटल जैसे यहाँ पे वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है वो ईजी नहीं है। इंस्टीट्यूशन जो है बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस के साथ जो है चलता है, और ये जो है लीडर्स का जो हाथ है उसको भी एक बांधे रहता है। ऐसा नहीं है अगर आपने प्रधानमंत्री किसको चुन लिया तो वो कुछ भी करेगा, है ना, तो वो उसके हाथ बांधना वो भी आपका इंस्टीट्यूशन का काम ही है। ठीक है, अब इंस्टीट्यूशन जो है बहुत सारी मीटिंग इन्वॉल्व करता है, बहुत सारे कमिटीज़ इसमें होती है, रूटीन्स होते हैं, तो ये जो है ज़्यादातर डिसीजन डिले हो जाता है आपका डिसीजन में और कॉम्प्लिकेशन में। तो इंस्टीट्यूशन के साथ डील करने में आपको फ्रस्ट्रेटिंग भी फील हो सकता है कि भाई देखो कितनी देर लगा रही है, इससे अच्छा तो एक ही इंसान के पास पावर होती और वही सारी चीज़ें कर लेता, है ना। तो ये भी कभी कभार हम सोचते हैं, लेकिन ये जो है डिजिटल ट्रू स्पिरिट नहीं है डेमोक्रेसी की। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लिकेशन
इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस करता है ये अच्छे ही होते हैं, क्योंकि डिसीजन इससे ज़्यादा लंबा अगर वो सारी पार्टी से डिस्कशन करेंगे तो और अच्छा डिसीजन जो है डिसीजन निकल के आएगा। और तो डिसीजन इंस्टीट्यूशन डिफ़िकल्ट बनाता है गुड डिसीजन लेने में, और इंस्टीट्यूशन उतना ही डिफ़िकल्ट बनाता है एक बैड डिसीजन को निकालने के लिए। इसलिए डिसीजन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है किस में इंसिस्ट करती है, इंस्टीट्यूशन में इंसिस्ट करती है। ठीक है, अब डिसीजन हम लोग आते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक टॉपिक जो आपके चैप्टर का है वो कंप्लीट कर दिया है। एक टॉपिक कौन सा था हमारा एक टॉपिक था आपका पूरा ये हाउ मेजर पॉलिसी डिसीजन इन टेकन। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे टॉपिक में जो है पार्लियामेंट, उसके बाद फिर हमारा आएगा एग्जीक्यूटिव और फिर जुडिशरी। इसमें 4 टॉपिक है इस चैप्टर में आपके। ठीक है, अब पार्लियामेंट में मैं आती हूँ। पार्लियामेंट डिसीजन आप लोग वैसे पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासों में। 8th में आप लोगों ने पूरा इससे रिलेटेड एक चैप्टर ही पढ़ा है। ठीक है, लेकिन 9th में इसको आपको एक चैप्टर में छोटे से पार्ट में दिया गया है, क्योंकि इसका इतना आप लोग जानते ही हो इसके बारे में। ठीक है, तो अब डिसीजन यहाँ पे जो एग्जाम्पल था डिसीजन ऑफिस मेमोरेंडम का, आपको याद होगा कि उसमें पार्लियामेंट का कितना बड़ा रोल था। ठीक है, तो अब डिसीजन यहाँ पे अगर मैं आपको देखूँ तो रिपोर्ट ऑफ मंडल कमीशन वॉज डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन दिस इन हिज पार्लियामेंट में ही मेंशन करा उसने। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर मेड अनाउंसमेंट या स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट इन द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का बहुत बड़ा जो है रोल है। तो decision was not directly taken by the parliament, but parliamentary discussions on the report influenced and shaped the decision of the government. They brought the pressure on the government to act on it on the Mandal Commission's recommendations. If the parliament was not in the favor of this decision, the government could have gone ahead with it. The government could not have gone ahead with it. Can you guess why? Recall what you have learned about parliament in earlier classes and try to imagine what parliament could have done if it did not approve the cabinet's decision. तो डिजिटल पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर डिजिटल मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट का स्टेटमेंट है 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, अगर ये पार्लियामेंट के लोगों को पसंद नहीं आता, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उनको कोई डिसीजन अच्छा नहीं लगता, तो क्या ये डिसीजन आपका आगे जाके इम्प्लीमेंट हो पाता, क्या ये एक लॉ बन पाता? नहीं बन पाता है ना, क्योंकि डिसीजन यहाँ पार्लियामेंट का सपोर्ट ही नहीं मिला है ना। तो पार्लियामेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब ये पार्लियामेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम लोग समझेंगे, और क्यों हमें पार्लियामेंट चाहिए ये भी हम लोग जो है सीरियसली समझेंगे। So, in all democracy, an assembly of elected representatives exercise the supreme political authority on the behalf of people. In India, such a national assembly of elected representatives is called parliament. ठीक है, तो एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कि एक्सरसाइज करती है सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, क्योंकि भाई इतने सारे लोग हैं कंट्री के, सब तो घुस नहीं सकते एक साथ अपनी मांगे रखने के लिए, तो इस रिलेशन वो इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है एक्सरसाइज करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। सच इन इंडिया सच नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज नोन एज पार्लियामेंट। ठीक है, अब डिस्टेंस स्टेट लेवल में हम इसको क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। नेम जो है डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट कंट्री में, पर ये जो असेंबली होती है एग्जिस्ट करती है हर डेमोक्रेसी में, यानी कि अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी है तो उसमें ये जो आपकी असेंबली होगी ये एग्जिस्ट करेगी। तो अब डिस्टेंस द एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल इन मैनी वेज। अब किस किस तरीके से ये एक्सरसाइज करती है पॉलिटिकल सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, पार्लियामेंट जो है फाइनल अथॉरिटी है फॉर मेकिंग लॉज इन द कंट्री। ये जो टास्क होता है डियर स्टूडेंट लॉ मेकिंग का या लेजिस्लेशन का, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। ये जो असेंबली होती है इनको हम लोग क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। अब तो पार्लियामेंट होता है सारे ओवर द वर्ल्ड, ये जो है न्यू लॉज बना सकता है, चेंज कर सकता है एग्जिस्टिंग लॉ, या फिर एबॉलिश कर सकता है एग्जिस्टिंग लॉ को, या फिर उनके बदले में कोई नया बना सकता है। ठीक है, तो अब पार्लियामेंट जो है डिस्टेंस दूसरा पॉइंट क्या है, पार्लियामेंट जो है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर द हु रन्स द गवर्नमेंट। अब देखो भाई, जो आपका वो है प्राइम मिनिस्टर, वो भी तब तक ही जो है आपका कर सकता है जब तक कि उसके पास सपोर्ट हो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो इससे डिस्टेंस ये कंट्रोल करता है ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब देश में पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव।
तो सारा मनी जो गवर्नमेंट के पास है वो भी पार्लियामेंट कंट्रोल करता है. इन सम कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली इफ द पार्लियामेंट सेंशंस इट. अगर पार्लियामेंट डिस्टेंस को सेंशन करता है तभी जो है पब्लिक मनी को गवर्नमेंट स्पेंड कर सकती है, अदरवाइज नॉट. अब जिसमें हम लोग लास्ट पॉइंट देख सकते हैं. पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इशूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री. पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर. तो यहाँ पे हाईएस्ट फॉर्मल डिस्कशन इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन, यानी कि डिबेट्स वगैरह डिस्कशन का भी जो है हाईएस्ट फॉरम है जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हो. इन्फॉर्मेशन किसी के भी बारे में जो है पार्लियामेंट सीख कर सकता है अबाउट एनी मैटर. ठीक है. अब हम आते हैं 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. अभी हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा, पार्लियामेंट क्या होता है हमने पढ़ा, पार्लियामेंट क्यों जरूरी है ये हमने पढ़ा. अब हम पार्लियामेंट के 2 हाउसेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है. सो सिंस पार्लियामेंट प्लेज एन सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्री डिवाइड द रोल एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन 2 पार्ट्स. दे आर कॉल्ड चैम्बर्स और हाउसेज. ठीक है. One house is usually directly elected by the people and exercise the real power on the behalf of the people. Second house is usually elected indirectly and perform some special function. ठीक है. तो अब देखो जैसे एक हाउस जो है वो तो डायरेक्टली इलेक्ट किया गया है लोगों द्वारा, लेकिन जो दूसरा हाउस है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया है और कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है. अब देखो कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस इज वर्क फॉर द सेकेंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, regions and federal units. अब in our country, parliament consists of 2 houses. The 2 houses are known as Council of States, Rajya Sabha, and the House of the People, Lok Sabha. ठीक है. राज्यसभा को हम लोग अपर चैम्बर भी बोलते हैं, लोकसभा को हम लोग लोअर चैम्बर भी बोलते हैं, लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, राज्यसभा को हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है. अब दोस्तों यहाँ पे देखते द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑल्दो शी इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस. तो देखो प्रेसिडेंट कोई भी प्रेसिडेंट ना राज्यसभा का मेंबर होता है ना लोकसभा का मेंबर होता है, वो लेकिन मेंबर है पार्लियामेंट का. ठीक है. तो इसलिए डिस्टेंट जो लॉज होते हैं हाउसेज में जो बनते हैं वो डिस्टेंट फोर्स में तभी आते हैं जब वो जो है प्रेसिडेंट का साइन रिसीव करते हैं. ठीक है. तो प्रेसिडेंट का साइन इसलिए होता है कि प्रेसिडेंट निष्पक्ष है, वो ना तो डिस्टेंट आपके लोकसभा की साइड है ना ही आपके राज्यसभा की साइड है. ठीक है. तो अब डिस्टेंट हम लोग आंसर करते हैं कुछ क्वेश्चंस. तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा इज 543 और 245 राज्यसभा में होते हैं. उसके बाद आपको पता है हु इलेक्ट द मेंबर्स. आपको पता है डिस्टेंट लोकसभा में पीपल ही इलेक्ट करते हैं और राज्यसभा में आपका कौन इलेक्ट करता है, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. अब डिस्टेंट नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टर्म इन ईयर्स. तो आपको पता है कि लोकसभा में 5 साल होता है और राज्यसभा में 6 ईयर्स होते हैं. ठीक है. कैन हाउस बी डिजॉल्व और परमानेंट. तो आपको पता है हाउस कैन बी डिजॉल्व. ठीक है. अब डिस्टेंट नेक्स्ट है विच ऑफ द 2 हाउसेज इज मोर पावरफुल. इट माइट अपेयर द राज्यसभा इज मोर पावरफुल, समटाइम्स इट इज कॉल्ड अपर चैम्बर and Lok Sabha lower chamber, but this does not mean that Rajya Sabha is more powerful than Lok Sabha. This is an old style of speaking, not the language used in our constitution. So our constitution gives some give Rajya Sabha some special power over the states, but most of the matter the Lok Sabha exercise supreme power. Let us see how. तो लोक सभा के ज़्यादा पावर क्यों है, क्योंकि कभी कभार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है लोक सभा हैज़ मोर पावर देन राज्य सभा. जस्टिफाई द स्टेटमेंट. तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट में आप लोग कौन से पॉइंट लिखोगे, ये 3 पॉइंट लिखोगे जो आपकी बुक ने आपको प्रोवाइड करवाए. सो एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास बोथ द हाउसेज, बट इफ देयर इज डिफरेंस बिटवीन 2 हाउसेज. देखो कोई भी ऑर्डिनरी डिसीजन होता है वो दोनों हाउसेज से डिसीजन पास होगा, लेकिन अगर दोनों हाउसेज के डिसीजन में डिफरेंस है, एक हाउस कह रहा है कि हाँ ये होना चाहिए, एक कह रहा है नहीं होना चाहिए, डिफरेंस है, तो फिर एक जॉइंट सेशन में जो है डिसीजन लिया जाता है जिसमें दोनों हाउस के मेंबर जो है एक साथ बैठते हैं. क्योंकि डिसीजन लोकसभा के ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर है इसलिए लोकसभा का डिसीजन प्रिवेल कर जाता है और लोकसभा का जो पॉइंट ऑफ होता है, जो लोग लोकसभा के जो चीज़ चाहते हैं वही चीज़ जो है डिसीजन हो जाती है. लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर्स. तो आपको पता है लोकसभा मनी मैटर्स में ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करता है. वंस लोकसभा पास द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी मनी रिलेटेड लॉ, तो राज्यसभा जो है उसको रिजेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकती है, उसको थोड़े समय के लिए डिले कर सकती है 14 डेज तक, उसमें कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सकती है. लोकसभा की मर्जी है कि वो चेंजेस एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट कर दें. ठीक है. अब डिसीजन लास्ट है आपका
Most importantly, the Lok Sabha controls the Council of Ministers. Only a person who enjoys the support of majority of members in Lok Sabha is appointed as Prime Minister. If the majority of Lok Sabha members say that they have no confidence in the Council of Ministers, all ministers, including the Prime Minister, have to quit. राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर, यानी कि किसका सपोर्ट चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और लोकसभा को, ये क्या कहते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर को, इसका लोकसभा का मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का सपोर्ट, ठीक है। अगर इनका सपोर्ट नहीं है तो इनको जो है क्विट करना पड़ता है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट हम लोग आ जाते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी कि आज का तीसरा टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट जो एक मेंबर था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसने ऑर्डर साइन करा ऑफिस मेमोरेंडम वाले का, वो उसने डिसीजन तो लिया नहीं था, लेकिन ऑर्डर तो उसी ने साइन कराया ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो सिर्फ गवर्नमेंट का ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवा रहा था, उसको एग्जीक्यूट करवा रहा था, ठीक है। तो अब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे different levels of the government, we find functionaries of the government who take day-to-day decision but do not exercise the supreme power on the behalf of people. All those functionaries are executive, collectively known as executive. इनको हम लोग क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट जैसे अभी मैं आपको दो टाइप के एग्जीक्यूटिव के बारे में बताऊंगी, एक तो आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक है आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वही डिस्ट्रिक्ट आपके नेता वगैरह वाले लोग जिनको लोग खुद इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्टेड फॉर द पीपल फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, अगर काम नहीं करा अच्छा तो फिर लोग इनको हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो one that is elected by people for the specific period is called political executive. Political leaders who take big decisions fall in this category. और second decision आपके होते हैं appointed for long term basis, इनको हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जैसे डिसीजन आपके IAS हो गए, IPS हो गए, सारे डिसीजन परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इम्प्लीमेंट कराते हैं। ये जनता द्वारा चुनित होना चाहते हैं, ये जो है डिसीजन अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से जो है बनते हैं, और उसका भी जब ये बन जाते हैं तो इनको आप लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नेक्स्ट है, ये अपने ऑफिस में तब तक रहेंगे, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है भाई रूलिंग पार्टी चेंज हो, दूसरी आए। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज एक कोई आपका है, मतलब कोई भी जो है आपका एक IAS ऑफिसर है जो काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट में अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के लिए ऐसा तो होना है कि बीजेपी चेंज होकर कांग्रेस आएगी तो वो जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो तो अपनी जगह में ही रहेगा ना, वो तो काम कर रहा है ना डिस्ट्रिक्ट। तो यही डिस्ट्रिक्ट इसमें चीज़ होती है कि भाई अगर आपकी रूलिंग पार्टी भी चेंज होती है तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ये अपनी जगह में रहते हैं, अपना ही काम करते हैं। तो सरकार दूसरी चीज़ होती है, दूसरी के लिए काम करेंगे, इनको मतलब नहीं रहता है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट हम लोग नेक्स्ट आते हैं, तो ये जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को असिस्ट करते हैं उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कराने में। यानी कि भाई ऐसा हो सकता है कि नेता बिल्कुल ही पढ़ा लिखा ना हो, है ना, उसको कुछ नहीं आता हो, लेकिन वो किन की हेल्प लेगा, वो इनकी हेल्प लेगा, जो आपका IAS ऑफिसर या फिर जो भी परमानेंट एग्जीक्यूटिव है इनकी हेल्प लेगा, इनसे सजेशन मांगेगा, ये उसको सजेशन देंगे। लेकिन नेता का पढ़ा लिखा होना डिसीजन जरूरी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ जनता द्वारा चुना गया, उसको सिर्फ जनता का काम करवाना है। वो जनता का काम कैसे करवाना है वो उनकी मदद से करवा ही लेगा, ठीक है। अब डिसीजन यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है मोर पावर देन नॉन पॉलिटिकल, वाई, क्यों है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से, यानी कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव से। जबकि डिसीजन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, कभी कभी नेताओं को डिसीजन जो बिल्कुल भी उनको नॉलेज नहीं होती है। जैसे कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, क्या पता उसको फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस का ऐप भी नहीं आता होगा उसको, लेकिन डिसीजन उसके पास ज़्यादा पावर है। क्यों है उसके पास ज़्यादा पावर, क्योंकि उसको जनता ने चुना है, वो रिस्पॉन्सिबल है जनता के लिए, जो भी वो काम करेगा जनता पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उस सारी चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल थोड़ा है, वो तो अपनी जगह में रहेगा, वो तो रिटायरमेंट तक अपनी जगह में रहेगा, लेकिन उसको चिंता है, क्यों है उसको, क्योंकि भाई वो अपनी जगह से हिल सकता है ना, डिसीजन उसको जनता हटा भी सकती है ना, तो इसलिए उसके पास ज़्यादा पावर है, वो इम्प्लीमेंट करवाएगा डिसीजन, क्योंकि उस पर प्रेशर है कि वो डिसीजन जो लेगा उसका जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए डिसीजन जो आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है उसके पास ज़्यादा पावर होती है नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो क्योंकि डिसीजन तो वही लेगा ना डिसीजन, भले ही आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है उसको सजेस्ट करेगा। फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ नहीं आता तो उसके साथ जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो उसको बताएगा कि ऐसा ऐसा करो, है ना, लेकिन डिसीजन तो आपका फाइनल जो है फाइनेंस मिनिस्टर ही लेगा ना, तो वही चीज़ होती है डिसीजन आपकी, ठीक है।
तो यहाँ पे है द सिविल सर्वेंट इज़ यूजुअली मोर एजुकेटेड देन मोर हैज़ मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट द एडवाइजर वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर देन इकोनॉमिक्स देन फाइनेंस मिनिस्टर समटाइम मिनिस्टर may not little about the technical matters that come under their ministry. This could easily happen in the ministries like defense industry, health, science and technology, mines, etc. Why should the minister have the final say on these matters? ठीक है. So the reason is simple. In democracy, the will of people is supreme. The minister is elected representative of people and empowered to exercise the will of the people on their behalf. She is finally answerable to people for all the consequences of her decision. Why? That is why minister take all the final decision. Minister take all the final decisions. The minister decides the overall framework and objectives on which the decision on the policy should be made. Minister is not expected to be expert in matters of ministry. The minister takes the advice of expert on all technical matters, but very often expert hold different opinion on the place before her, more than one opinion. Depending on what the overall objective is, the minister decides. Actually, this happens in the large organization. Those who understand the overall picture take most of the important decisions, not the expert. The expert can tell the route, but someone with larger view decides the destination. In the democracy, the elected ministers perform this role. तो वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई. ठीक है. अब देखो हम लोग आते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में. ठीक है. तो डिस्टर अगर मैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करूँ तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है कंट्री का, और कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए. प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, पर जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकता. वो किसी जो उसको अच्छा लगता है वो उसी को अपॉइंट नहीं कर सकता. ठीक है. तो उसको उसी इंसान को अपॉइंट करना पड़ता है जिसकी पास मेजॉरिटी होती है लोकसभा की. ठीक है. तो प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पास फिक्स टेन्योर नहीं हो सकता. ठीक है. अगर लोग उसको चेंज करना चाहें कर सकते हैं, और अगर जो है लोकसभा का सपोर्ट से छिन जाता है तो भी वो जो है हट जाएगा. ठीक है. अब डिसीजन जब प्राइम मिनिस्टर की डिसीजन अपॉइंटमेंट हो जाती है तो जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो यूजुअली कौन सी पार्टी से होते हैं, कोलेशन से, या फिर मेजॉरिटी जो होती है पार्टी लोकसभा में उससे होते हैं. ठीक है. अब प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो फ्री टू चूज एनी मिनिस्टर्स. ठीक है. एज लॉन्ग एज दे आर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट का मेंबर होना ज़रूरी होता है. लेकिन इससे अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो भी उसको मिनिस्टर के पद के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, पर उसको 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट के कोई भी एक हाउस, राज्यसभा या लोकसभा से जो है इलेक्ट होकर आना पड़ता है. ठीक है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है अब एक ऑफिशियल नेम है फॉर द बॉडी डेट इंक्लूड्स 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स. तो सबसे पहले मेरे पास आते हैं डिफरेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स. ये जो है टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं ऑफ द रूलिंग पार्टीज, जिनके पास चार्ज होता है मेजर मिनिस्ट्रीज का. और ये जो होते हैं यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर जो है मीट करते हैं और डिसीजन लेते हैं इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. कैबिनेट जो है इस इनर रिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, और ये कंप्राइज करते हैं 25 मिनिस्टर्स के. अब डिसीजन में नेक्स्ट आती हूँ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज. तो ये दूसरे इंचार्ज होते हैं स्मॉलर मिनिस्ट्रीज के, और ये पार्टिसिपेट करते हैं कैबिनेट मीटिंग्स में ओनली अगर इनको स्पेशली इन्वाइट किया जाए तो. देन लास्ट होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स. ये जो है अटैच होते हैं रिक्वायर्ड टू असिस्ट द कैबिनेट मीटिंग. ठीक है. तो अब डिसीजन यहाँ पे होता है सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग, डिसीजन टेकन इन द कैबिनेट मीटिंग्स, डिसीजन आर टेकन इन द कैबिनेट मीटिंग. अब देखो डिसीजन ये तो प्रैक्टिकल नहीं है कि भाई सारे मिनिस्टर जो है रेगुलरली मीट करें और डिसीजन लिए. तो डिसीजन इसलिए जो है ज़्यादा डिसीजन कैबिनेट मीटिंग्स में ही जो है डिसीजन लिए जाते हैं, और इसलिए नेशनल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज उसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. ठीक है. क्योंकि डिसीजन ज़्यादा डिसीजन कैबिनेट मीटिंग्स में ही ले रहे हैं, तो फिर इसलिए जो है उसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ मिनिस्टर में गवर्नमेंट कहता है. और ये क्वेश्चन कभी कभार 1-2 मार्क्स का आ जाता है. ठीक है. So the cabinet work as a team. The minister may have different views and opinion, but everyone has to own up to every decision of the cabinet. No minister can openly criticize decision of the government, even if it is about another ministry or department. Every ministry has secretaries
who are civil servant, these secretaries provide necessary background information to the minister to take decision. तो मतलब ये चीज़ें प्रोवाइड करवा देते हैं इनको और फिर ये डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है. सो कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय कैबिनेट सेक्रेटेरिएट. दिस इंक्लूड्स मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. अब डिस्ट्रीज हम लोग आ जाते हैं पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, अभी तक हमने इतना सब पढ़ लिया है, अब हम आ जाते हैं पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर में. तो द कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिस्ट्रीज बहुत सारी जो है पावर देते हैं प्राइम मिनिस्टर को. ठीक है, कुछ कुछ इस प्रकार है. सबसे पहले ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग. सेकंड, ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ही डिसीजन आर फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स. फोर्थ, he exercised general supervision of the different ministries. Fifth, all ministries work under his leadership. Sixth, he the prime minister distributes or redistribute work to the ministers. He also has power to dismiss the ministers. ठीक है, तो मतलब ये कुछ कुछ आपके जो है पॉइंट है. अब डिस्ट्रीज 10 कैबिनेट जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, और विद इन कैबिनेट कौन पावरफुल है? प्राइम मिनिस्टर है सबसे ज़्यादा पावरफुल. तो डिस्ट्रीज देखो, प्राइम मिनिस्टर ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखा जाता है बहुत सारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज को. और एज पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टू प्ले अ मेजर रोल इन पॉलिटिक्स, प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट through the party. The media also contributes this trend by making politics election between competition between top leaders of the party. देखो डिस्ट्रीज जब भी चुनाव होता है आपने देखा होगा, एक साइड जो है आपके आ जाते हैं राहुल गांधी, एक साइड आपके आ जाते हैं मोदी है. तो मतलब मीडिया भी कंट्रीब्यूट करता है, मीडिया भी दिखाता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर बस कितनी पावर है. और जब चुनाव होता है तो वो ऐसा पार्टी के बीच चुनाव नहीं दिखाता है, वो टॉप लीडर जो होता है पार्टी का उसकी शक्ल दिखाता है. यानी कि देखो एक साइड अगर बीजेपी है तो बीजेपी को बीजेपी के लोगों से डिनोट नहीं करेगा, और बीजेपी के ऊपर फट से मोदी की शक्ल ले आएंगे. ठीक है, तो मतलब ये चीज़ वो लोग करते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के. इन्होंने जो है अनॉर्मस अथॉरिटी एक्सेस की, ग्रेट इन्फ्लुएंस था पब्लिक में इनका. इंदिरा गांधी भी जो है जिसमें बहुत पावरफुल लीडर थी एज कम्पेयर टू हर कलीग्स इन कैबिनेट. और ऑफकोर्स जिसमें जो एक्सटेंड है पावर का विलीड बाय पार्लियामेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग दिस पोजीशन. अब डिस्ट्रीज नेक्स्ट आता है रिसेंट ईयर जो राइज है कोलिशन पॉलिटिक्स का. उसने जो है बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स लगा दिए हैं प्राइम मिनिस्टर की पावर में. कैसे डिस्ट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़. अगर डिस्ट्रीज आपके कोलिशन गवर्नमेंट बनती है और अगर कोलिशन गवर्नमेंट से एक मेजॉरिटी जिसको मिलनी है मिनिस्टर को, वो अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो सारे डिसीजन नहीं ले सकता अपनी मर्जी से. उसको जो है डिफरेंट ग्रुप्स का और जो पार्टी में उसके साथ जुड़े हैं उनके जो है व्यूज़ लेने पड़ते हैं. अगर उनके व्यूज़ उन्होंने नहीं लिए तो वो जो है सपोर्ट ले लेंगे गवर्नमेंट से, और उसके बाद फिर जो है वो प्राइम मिनिस्टर फिर जो है हट जाए. ठीक है, तो अभी आजकल जो है मोदी जी के साथ यही हुआ है. आप लोग देख सकते हैं कोलिशन पार्टी बनी है तो हर चीज़ ये अपने मन से नहीं दे सकते इनको, और जो मेंबर्स हैं जो इनके साथ जुड़े हैं एनडीए में उनसे भी जो है पूछना पड़ेगा कि भाई क्या ये सही है. अगर वो मना करते हैं तो वो डिसीजन नहीं ले सकते, जबकि वो डिसीजन अच्छा है, नहीं ले सकते हो अपने मन से, क्योंकि अगर वो लेंगे तो वो सपोर्ट ले लेंगे अपना वापस, और फिर उसके बाद फिर वो जो है प्राइम मिनिस्टर से हट जाएंगे. ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी उनसे छिन जाएगी. अब डिसीजन हम लोग आ जाते हैं द प्राइम मिनिस्टर में, द प्रेसिडेंट में. ठीक है, सो प्रेसिडेंट में डिसीजन आपको पता है प्रेसिडेंट के पास ही जो है बहुत सारी पावर्स होती हैं. ठीक है, तो डिसीजन देखो सबसे पहले तो जो है प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया का कैसा है, क्वीन ऑफ ब्रिटेन की तरह है, जिसके फंक्शन जो है लार्ज एक्सटेंट तक सेरेमोनियल होते हैं. प्रेसिडेंट जो है ओवरऑल फंक्शनिंग जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का वो देखता है. ठीक है, अब देखो प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली इलेक्ट तो नहीं किया जा सकता लोगों द्वारा, तो उसको कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एमपीज और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग एमएलए कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये इनको इलेक्ट करते हैं. और जो कैंडिडेट होता है जो स्टैंड करता है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, उसको जो है मेजॉरिटी ऑफ वोट चाहिए होता है ताकि वो इलेक्शन जीत जाए. ठीक है, तो अब जो है ये नेशनल प्रेसिडेंट जो है रिप्रेजेंट करता है पूरे नेशन को. प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं पर वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ही रहता है. ठीक है, तो सेम इज़ ट्रू फॉर पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. तो आपको पता है कि भाई सारी जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही चलती हैं. ऑल द लॉज और मेजर पॉलिसी जो है वो भी प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाता है. सारे मेजर अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं. ये कौन कौन सा अपॉइंटमेंट इंक्लूड करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह हो गया. ठीक है, सब ऐसे लिए जाते हैं. ठीक है,
जो ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हो गया या एग्रीमेंट हो गया, ये भी प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाता है। और प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कमांडर होता है ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब डिसीजन नेक्स्ट आता है हमने, लेकिन ये सब याद रखना है कि प्रेसिडेंट ये सही पावर सिर्फ और सिर्फ तभी एक्सरसाइज कर सकता है जब ये किसके एडवाइस में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस में। तो प्रेसिडेंट भाई अपना तो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो डिसीजन भी जो ले रहा है, जो अपॉइंटमेंट भी कर रहा है, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस में कर रहा है ना। तो डिसीजन, जैसे डिसीजन अगर आपका कोई बिल पास होता है तो वो लॉ तभी बनता है जब उसके पास प्रेसिडेंट का साइन हो। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उसको कुछ समय के लिए डिले कर सकते हैं, उसको वापस भेज सकते हैं, पर अगर वो लॉ एक बार फिर से आया तो फिर उसको साइन करने में मजबूरी हो जाती है, उसको मजबूर साइन करना ही पड़ता है दूसरी बार अगर बिल फिर से प्रेसिडेंट के पास आता है तो, है ना। तो भाई प्रेसिडेंट हर चीज़ तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही बल पे कर रहे हैं ना। सो शी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ अ ओन। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि क्या वो कोई ऐसी चीज़ है जो अपने आप में खुद भी कर सकते हैं। तो येस, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है डिस्ट्रिक्ट, वो लोग क्या करते हैं, खुद ही करते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट जो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का, उसको जो है प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट कोई भी लोग पार्टी या कोलेशन जो है मेजॉरिटी नहीं ला पाती है लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर एक्सेस करता है और क्या कहता है, वो एक अपॉइंट करता है लीडर को जो प्रेसिडेंट के हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ वोट ला सकेगा पार्लियामेंट में, वो उसको अपॉइंट करता है। और ऐसे इंसान से प्रेसिडेंट कहता है कि मैं तुम्हें कुछ समय का टाइम दूंगा, 6 महीने का, जितना भी टाइम प्रेसिडेंट देता है, और इस टाइम पे तुम मेजॉरिटी ऑफ सपोर्ट जो है मेजॉरिटी हासिल करके दिखाओ पार्लियामेंट में या लोकसभा में, ठीक है। तो ये डिसीजन प्रेसिडेंट की पावर मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपको पढ़ा देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड जो आपका ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट ऑलवेज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मैनी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यस, जैसे आपका अमेरिका की बात आ गई, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है पीपल द्वारा। यूएस का प्रेसिडेंट ये पर्सनली चूजेज एंड अपॉइंट्स ऑल द मिनिस्टर, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में किसकी एडवाइस देता था, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस, ठीक है। द लॉ मेकिंग स्टिल डन बाय लेजिस्लेटिव कॉल्ड कांग्रेस इन यूएस, ठीक है, लेजिस्लेटिव भी करती है लॉ मेकिंग, बट प्रेसिडेंट कैन वेटो एनी लॉ। प्रेसिडेंट कोई भी लॉ को वेटो कर सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट, उसको जो है सपोर्ट नहीं चाहिए मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन कांग्रेस, बल्कि जितना टेन्योर उसका है वो उसको पूरा करने के बाद ही हटेगा। ये डिसीजन आपका जो है यूएस में होता है। इस ईयर के मॉडल जो है बहुत सारी और कंट्रीज में भी है, लेकिन इंडिया में यूएस डिसीजन कौन सा मॉडल फॉलो होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम जो है फॉलो होता है, ठीक है। अब डिसीजन यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जुडिशरी, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई जब ऑफिस मेंबर इंडिया में एक बार हो गया था ऑर्डर, तो बहुत सारे लोग जो है झगड़ा वगैरह करने लगे थे। वो झगड़े को किसने रिजॉल्व करवाया था, आपके जुडिशरी। अब देखो डिसीजन यहाँ पे क्या करा था इन्होंने, देखो जुडिशरी इनवाइट इंडिपेंडेंट पावर, जुडिशरी इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। तो सारे कोर्ट्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी, ठीक है। इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इंटायर नेशन, हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड कोर्ट्स एट द लोकल लेवल। तो इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब डिसीजन ये है कि it means the supreme control it means the supreme court controls the judicial administration in the country, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट में आएगा ना, एपेक्स में हो, ठीक है। सो डिसीजन आर बाइंडिंग ऑल अदर द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। इट कैन take up any dispute between the citizens of the country, between citizens and the government, between two or more state governments, between government and the government at the union and state level. अब डिसीजन हाईएस्ट कोर्ट जो है वो अपील कर सकते हो आप। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट टू अपील सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। इट कैन हेयर अपील अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट। तो अब देखो डिसीजन जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी का, वो सब इतना तक ही सीमित दिया कि भाई कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और जुडिशियल एग्जीक्यूटिव, जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और द अकॉर्डिंग टू द विशन ऑफ द पार्टी इन पावर. That is why all the modern democracy have courts that are independent of legislature executive. The India has achieved this. The judges of Supreme Court and High Court are appointed by President. देखो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर
एंड कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, किसके एडवाइस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। तो एडवाइस में आप लोग किसका नाम लिख के आओगे? अगर एडवाइस शब्द आएगा तो आप लोग प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख के आओगे। अगर आया कंसल्टेशन तो आप लोग लिख के आओगे चीफ जस्टिस। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया है, देखो, इन द प्रैक्टिस नाउ मीन्स दैट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट select new judges of the Supreme Court and High Court. There is very little scope for interferences by the political executive. The senior most judge of the Supreme Court is usually appointed the Chief Justice. ठीक है, सीनियर मोस्ट जज जो है सुप्रीम कोर्ट है यूजुअली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस, उसको ही चीफ जस्टिस बना देते हैं। और उसका फिर द वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम। उसको रिमूव करना डिसीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। और उसको आप लोग कैसे रिमूव कर सकते हो? बाय द इम्पीचमेंट मूवमेंट पास सेपरेटली बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट मूवमेंट की वजह से मदद से ही जो है आप उसको जो है निकाल सकते हो। 2/3 ऑफ द मेंबर चाहिए उसके लिए भी, दोनों हाउसेस से, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। अब डिसीजन लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, जुडिशरी जो है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल भी है। क्यों है? क्योंकि डिसीजन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उसके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी लॉ को चेंज करने का या उसको इनवैलिड करने की। ठीक है, तो वो कोई भी लॉ को इनवैलिड कर सकते हैं अगर वो जो है किस अगेंस्ट जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इस तरह डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एन लेजिस्लेशन और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री व्हेन इट इज़ चैलेंज बिफोर देम। जब कोई भी लॉ उनके अगेंस्ट चैलेंज किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि सही है कि नहीं है, तो इसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का ऑल्सो रूल्ड दैट द कोर और द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज और बाय द पार्लियामेंट। द पावर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल अराउंड टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट क्यों कहा गया है? क्योंकि रजिस्ट्रेंट वो हमारे फंडामेंटल राइट्स भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे अगर कोई भी सिटीजन को ऐसा लगता है कि उनका वायलेशन हो रहा है राइट्स का, तो वो कोर्ट्स को सीक कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट्स को भी वो प्रोटेक्ट करता है। कोई भी जो है कोर्ट में अप्रोच कर सकता है अगर उनका पब्लिक इंटरेस्ट जो है हर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के वजह से, और इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि होता है PIL। कोर्ट जो है इंटरवेन करते हैं टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट पावर एंड टू मेक डिसीजन। They check malpractices on the behalf of public officials. That is why government enjoy high level of confidence among the people. इससे रजिस्ट्रेंट जो जुडिशरी है वो हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है लोगों के अमंग जो है इन्जॉय करता है। क्योंकि रजिस्ट्रेंट वो इतनी सारी चीज़ें जो है करता है, वो चेक करता है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट की कोई माल प्रैक्टिसेस वगैरह तो नहीं हो रही है, इस समय भी वो चेक करता है। ठीक है, तो ये सब रजिस्ट्रेंट हमारा चैप्टर हो चुका है। और आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। इस एक वीडियो में मैंने आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया है। ठीक है डियर, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल।